कंप्यूटर फाइल्स को घूरते हुए। वह कॉर्नेल, लोगन और ओरसन की डिसअपियरेंस वाली केस पर, या जैसा वह खुद इसे कहता था, सीओल्ड केस, पिछले कई हफ्तों से काम कर रहा था। और अब तक जो भी उसने जोड़ा था, उसके हिसाब से तीनों के गायब होने की एक ही पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बचती थी। फ्रैंक का इकलौता अवेकनर, एरिक रोमानो, किसी तरह इसमें शामिल था। हेइस ने कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लगातार स्क्रीन देखने से आंखें स्ट्रेन हो रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने फिर से आंखें खोली और फाइल्स की तरफ देखा। विटनेस स्टेटमेंट्स, सर्वेलेंस फुटेज, हर वो इंसान जिसे उसने डाउट किया था, सब क्लियर हो चुके थे। उसका ब्रेन क्रिस्टल पावर पूरी तरह एक्टिव था, इतनी तेज थिंकिंग के साथ कि वह अपने दिमाग में ही पॉसिबल घटनाओं की पूरी रिकंस्ट्रक्शन बना पा रहा था। उसके मन में अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा था। तीनों को गायब करने वाला एरिक रोमाइनो ही था। शायद उसने उन्हें मार दिया था। सब कुछ उसी की ओर पॉइंट कर रहा था, लेकिन प्रूफ नहीं था। इसीलिए उसने तय किया कि एरिक के बारे में और इंफॉर्मेशन जुटानी होगी, खास तौर पर डिसअपियरेंस के समय वह कहाँ था और क्या कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से वह अवेकनर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपेरेंटली एरिक कभी रेड पैलेस से बाहर ही नहीं निकला। और अगर निकला भी हो तो हेस को पूरा यकीन था कि कोई उसे ये बात नहीं बताएगा। उसे पता था कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे एरिक से डायरेक्टली बात करनी होगी, लेकिन रेड पैलेस में मीटिंग की परमिशन लेना आसान नहीं था। फिर भी उसकी परसिस्टेंस काम आई। आखिरकार उसे वहां किसी से बात करने की अनुमति मिल गई। शायद वे पहले ये जानना चाहते थे कि उसका मकसद क्या है और ये कंफर्म करना कि वह डेंजरस नहीं है। रेड पैलेस, रिच लोगों की जगह, स्ट्रांग लोगों की जगह और देश के फ्यूचर की जगह। लेकिन हेज जानता था कि वहां कई अनसेवरी कैरेक्टर्स भी मौजूद थे। वह कभी उस इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं गया था, मगर स्टोरीज इतनी सुनी थी कि उसे अच्छे से पता था यह जगह ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है। मीटिंग का समय नजदीक आते ही हेस अपनी कुर्सी से उठा, ठीक की और सांस ली, जैकेट उठाई और बाहर निकल पड़ा। शहर के उस हिस्से की ओर जहां रेड पैलेस स्थित था। वह तेजी से सड़क पर पहुंचा और एक कैब बुलाया। कैब तुरंत आकर उसके सामने रुकी। वह अंदर बैठ गया और नर्वस होकर अपनी घड़ी देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि वह लेट ना हो। ट्रैफिक के बीच कैब आगे बढ़ती रही और हाइस के अंदर एंटिसिपेशन बढ़ता गया। वह इस मीटिंग की तैयारी हफ्तों से कर रहा था। उसे पता था यह मुलाकात उसकी इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल सकती है। रेड पैलेस ले चलो, उसने कॉन्फिडेंट आवाज में कहा। ड्राइवर ने उसे इनक्रेडुलसली देखा। कोई ऐसा आदमी जिसे कैब लेनी पड़े उस जगह वेलकम होगा, यह मानना मुश्किल था। फिर भी उसने एड्रेस डाला, एक्सेलरेटर दबाया और व्हीकल हवा में फ्लोट करती हुई आगे बढ़ गई। थोड़ी ही देर में हैस वहां पहुंच गया। आज वह एरिक से बात करके ही जाएगा, ये उसने ठान लिया था। गेट के पास पहुंचते ही कैमराज ने उसका चेहरा स्कैन किया और गेट अपने आप खुल गया। अंदर जाते हुए उसे गार्डन की खूबसूरती दिखी। फकिंग शो ऑफ्स, बुदबुदाया। उसे रेड पैलेस और वो सब कुछ जो ये नेशन में रिप्रेजेंट करता था, सबसे नफरत थी। मेन डोर के सामने आते ही वह अपने आप खुल गया। कई क्लिक्स सावधानी से अंदर दाखिल हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा पॉम्पस था। सिर्फ शहर के बीचों जायंट बिल्डिंग्स बनाना इनके लिए काफी नहीं था। नहीं, उन्हें अपनी वेल्थ और गवर्नमेंट कनेक्शंस भी शो ऑफ करनी है। इसके दिमाग में ये सब ऐसे लग रहा था जैसे ये लोग खुद को पुअर मैसेज से और अलग दिखाना चाहते हों, जैसे साबित करना हो कि वे बेटर हैं। ग्राउंड फ्लोर पर उसे एक डेस्क दिखी जिसके पीछे एक वुमन बैठी थी। उसने अंदाजा लगाया कि बात उसी से करनी होगी। हेस डेस्क तक गया। औरत खूबसूरत थी, लेकिन हेस को कोई इंप्रेशन जमाने में दिलचस्पी नहीं थी। वह काम के लिए आया था, और ऑनेस्टली उसे पहले से ही उसके बारे में अच्छा फील नहीं रहा था। हेलो, हेस ने कहा। वुमन ने ऊपर देखा और पोलाइटली मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी अनॉयंस छलक रही थी। गुड मॉर्निंग, आई एम अमेंडा स्मिथ। आप मिस्टर हेस हैं, राइट? उसने पूछा। इंडीड, आपको पहले से पता है मैं कौन हूं, हेस बोला। तो क्या मैं ये मानूं कि मेरी पूरी स्टे रिकॉर्ड की जा रही है? ऑफ कोर्स, मिस स्मिथ ने कामली कहा। यहां कई कैमरास हैं और आसपास सिक्योरिटी भी। अगर आपने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। वैसे आपकी प्रोफेशन और रेपुटेशन देखते हुए मुझे यकीन है कुछ गलत नहीं होगा। आप जानती हैं मैं कौन हूं, और ये भी कि मैं क्या करता हूं, इसने कहा। एनीवे, मैं यहां एक स्टूडेंट से मिलने आया हूं। स्टूडेंट से कोई भी कांटेक्ट फैमिली मेंबर होने पर भी स्टूडेंट की परमिशन के बिना अलाउड नहीं है, मिस स्मिथ ने बताया। उसके बाद अपॉइंटमेंट शेड्यूल होती है। सिक्योरिटी यहां बहुत बड़ा मैटर है।
एक्सपेक्टेड ही था, हेस ने कहा, खासतौर पर रीसेंट इंसिडेंट के बाद। वह फॉरेस्ट अटैक की तरफ इशारा कर रहा था, जहां एरिक और उसके फ्रेंड्स टारगेट बने थे। आपकी रेपुटेशन वाकई वेल अर्न्ड है मिस्टर हेस, मिस स्मिथ ने इंट्रीग लुक के साथ कहा। तो आप किस स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं? एरिक रोमनो, हेस ने सीधा जवाब दिया। मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं, एक केस के सिलसिले में। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। उसने वुमन की रिएक्शन ऑब्जर्व की। क्या वह कुछ जानती थी? क्या वो लड़का यहां प्रोटेक्शन में था? उसका अंदाजा काफी हद तक सही था। एरिक वाकई रेड पैलेस की प्रोटेक्शन में था, और सिर्फ क्रिस्टल क्रॉस गैंग की वजह से नहीं। गैंग ने उसे टारगेट किया, यह बात क्लियर थी। उन्होंने मान लिया था कि वजह उसका अवेकनर स्टेटस है, लेकिन दूसरी वजह ज्यादा गहरी थी। जनरल बेकर खुद एरिक की ग्रोथ पर नजर रखे हुए था। उसकी नजर में एरिक एक एसेट था, जिसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करने लायक बनना था, और बाद में उसके लिए काम करना था। हेस की रिक्वेस्ट सुनने के बाद भी मिस स्मिथ का एक्सप्रेशन नहीं बदला। वह फ्रैंक की बेस्ट इंस्टीट्यूशन में काम करने वाली प्रोफेशनल थी। उसे इन्वेस्टिगेटर को कोई ऐसा हिंट नहीं देना था जिससे वह रॉन्ग असम्पशंस बना ले। एरिक रोमनो से मिलने के लिए उसने कॉमली कहा, हमें पहले स्टूडेंट की परमिशन लेनी होगी। उसके बाद स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रेड पैलेस के अंदर मीटिंग होगी। अगर आप इन कंडीशन से एग्री करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक स्टूडेंट रिफ्यूज न करे। नो प्रॉब्लम। गुड, हम स्टूडेंट से कांटेक्ट करेंगे और कंसेंट लेंगे, मिस स्मिथ ने बताया। इस बीच कृपया अपना फोन नंबर लीव करें। जैसे ही कॉन्फर्मेशन मिलेगी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ऑलराइट, हेस ने डिटेल्स दे दी और बिल्डिंग से बाहर निकल गया। लेकिन आधे घंटे भी नहीं बीते थे कि उसके फोन पर मैसेज आ गया। The student, Eric Romano, agreed to meet you. The appointment has been scheduled for 19/08/3040 at 1800 hours. हाँ, finally, अब ये crime solve होगा। एरिक को रेड पैलेस से मैसेज मिला। उसने पढ़ा और उसका एक्सप्रेशन बदल गया। फक, कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मुझसे मिलना चाहता है। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। क्या नथानियल को मारते वक्त उससे कोई मिस्टेक हो गई थी? क्या किसी को बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर के बारे में पता चल गया, या फिर ये कोनेल, ऑर्सन और लोगन की वजह से है? एरिक को नहीं पता था, लेकिन उसे फील हो रहा था। मीटिंग डिक्लाइन करना सस्पिशियस लगेगा, और शायद वह किसी ऐसे अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा जो उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने रिस्क लेने का फैसला किया। शायद कुछ ऐसा हुआ हो जिससे उसका कोई लेना देना न हो। पुलिस अक्सर डिसअपीयरेंस या मर्डर केसेस में कई लोगों से पूछताछ करती है, ये उसे पता था। उसने तुरंत रेड पैलेस को रिप्लाई किया कि वह मीटिंग के लिए रेडी है। कम से कम उसे पता चल जाएगा कि मामला क्या है, और जरूरत पड़ी तो वह काउंटर मेजर्स भी ले सकेगा। एरिक और उसके दोस्त रेड पैलेस के बाहर इकट्ठा थे, पूरी तरह ड्रेस टू द नाइन्स, और लिमो के आने का इंतजार कर रहे थे। सबको एम्बर के परिवार की गैला पार्टी का इनविटेशन मिला था, और हर कोई एक्साइटेड था कि आगे क्या देखने को मिलेगा। इंतजार करते हुए बेनेडिक्ट, मार्था, एंडरसन, एरन और माइकी इवेंट को लेकर जोश में बातें कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम एम्बर के घर जा रहे हैं, बेनेडिक्ट ने अपना सूट ठीक करते हुए कहा। मैं पहले कभी ऐसी किसी पार्टी में नहीं गया। सेम हियर, माइकी ने सहमति में कहा। देखने का मन है कि सब कैसा होगा। आई हर्ड स्टोन फैमिली भी आएगी, एंडरसन ने अपनी टाई एडजस्ट करते हुए कहा। मैं हमेशा से उनके बारे में क्यूरियस रहा हूं। सुना है एमिली भी काफी ब्यूटीफुल है। यह बात एंडरसन से थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि वह आमतौर पर रोमांस में इंटरेस्टेड नहीं दिखता था। जनरल बेकर भी होंगे, एरन ने सीरियस टोन में कहा। अब तक चुप बैठी मार्था अचानक बोली, सीरियसली? मुझे पता ही नहीं था। तभी एक स्लीक ब्लैक लिमोजीन उनके सामने आकर रुकी। उसकी डार्क टिंटेड विंडोज चमक रही थी। ड्राइवर बाहर निकला, दरवाजा खोला और उन्हें अंदर जाने का इशारा किया। एरिक सबसे आगे बढ़ा, उसके पीछे उसके दोस्त। एरिक, ग्वेन और फ्लोइड को छोड़कर बाकी सब प्लश लेदर सीट्स और ड्रिंक से भरे मिनी बार को देखकर ऑ में थे। जैसे ही सब बैठ गए, ड्राइवर ने दरवाजा बंद किया और लीमो न्यू अलेक्जेंड्रिया की बिजी स्ट्रीट्स में स्मूथ तरीके से आगे बढ़ गई। राइड आरामदायक और लग्जरियस थी, और रास्ते भर सब एक्साइटेड होकर बातें करते रहे। एम्बर पहले ही अपने घर पहुंच चुकी थी। आखिर वही होस्ट थी। होप है खाना अच्छा होगा, बेनेडिक्ट ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। आई एम स्टार्विंग। मी टू, मैंने कहा, और फेमस लोग भी मिले तो मजा आ जाए। मैं तो बस डांस करना चाहता हूं,
माइकी मुस्कुराते हुए बोला, सुना है वहां प्रॉपर बॉलरूम है। जब लीमो एम्बर के घर के सामने रुकी तो एरिक के दोस्तों को हल्की नर्वसनेस महसूस हुई। यह उनके लिए एक बिल्कुल नई दुनिया थी और उन्हें नहीं पता था कि क्या एक्सपेक्ट करें। ईमानदारी से कहें तो यह थोड़ा अजीब था कि वे पहले कभी एम्बर के घर नहीं आए थे। दूसरी ओर अवेकनर चिढ़ा हुआ था। उसे ये सारे अमीर, एरोगेंट और ऑब्नॉक्शियस लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह तो रेड पैलेस में ट्रेनिंग करना ज्यादा पसंद करता। सब स्टूडेंट्स कार से उतरे और रेड कार्पेट पर चलते हुए एंट्रेंस की ओर बढ़े। एक्साइटमेंट अपने आप चेहरे पर आ रहा था। ड्राइवर पहले ही एम्बर को इन्फॉर्म कर चुका था, इसलिए वह बाहर ही उनका इंतजार कर रही थी। वेलकम, एम्बर बोली। यह कहना कि वह स्टनिंग लग रही थी अंडरस्टेटमेंट होता। उसके रेड हेयर सीधे किए गए थे और पीठ पर खुलकर लहरा रहे थे। उसने रेड टाइट फिटिंग ड्रेस पहन रखी थी जो उसकी कर्वेशियस बॉडी को खूबसूरती से हाईलाइट कर रही थी, और गले में डायमंड नेकलेस चमक रही थी। वाओ, मार्था ने कहा, यू आर स्टनिंग। थैंक यू, एम्बर ने वार्म स्माइल के साथ जवाब दिया। एरिक ने उसे देखा। हाँ, वह सच में ब्यूटीफुल थी। उसका दिल एक पल को स्किप कर गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। सबने एम्बर की तारीफ की, मगर जिस कॉम्प्लीमेंट का उसे इंतजार था, खासकर एरिक से, वह नहीं मिला। वाओ, माइकी ने ऊंची मैंशन को देखते हुए कहा, दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। एम्बर का प्राइड उसके सीने में और फैल गया। फिर सब अंदर चले गए, ये देखने के लिए कि रात उनके लिए क्या लेकर आई है। जैसे ही एरिक और उसके दोस्त ग्रैंड फ्रंट डोर से अंदर दाखिल हुए, लग्जरी ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर फाइन आर्ट सजी थी और मार्बल फ्लोर्स चैंडलियर्स की सॉफ्ट लाइट में चमक रहे थे। बॉलरूम देखते ही सबकी नजरें सीलिंग से लटके मैसिव चैंडलियर पर टिक गई। ये अब तक का सबसे बड़ा चैंडलियर था जो उन्होंने देखा था। ग्लिटरिंग क्रिस्टल और गोल्ड से बना हुआ, जो रोशनी को डैजलिंग तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा था। बॉलरूम खुद भी उतना ही इंप्रेसिव था। टावरिंग पिलर्स और इंट्रिकेट डिटेल्स साफ बता रहे थे कि यहां पैसों की कोई कमी नहीं रखी गई थी। कमरा लोगों से भरा हुआ था। कुछ चेहरे एरिक को सिटी के सोशल सर्कल से पहचान में आए, और कुछ साफ तौर पर बाहर से आए इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थे। सब शैंपेन पीते हुए हंसते बतियाते घूम रहे थे। न्यू अलेक्जेंड्रिया की कई बड़ी पर्सनैलिटीज यहां मौजूद थीं। मेयर जायन कॉल्वर्ट अपनी वाइफ और डॉटर स्कारलेट के साथ ग्रैंड स्टेयरकेस के पास खड़े थे। वह शार्प ब्लैक सूट में थे और उनकी पत्नी शिमरिंग गाउन में रोशनी के साथ चमक रही थी। बार के पास एरिक ने कर्नल मिर्को टिवाना को देखा, वही आदमी जिसने हालिया अटैक में टाइड्स के खिलाफ डिफेंस लीड किया था। वह अपनी फॉर्मल मिलिट्री यूनिफॉर्म में था, सीने पर चमकते मेडल्स की रो के साथ। पास ही लेस्ली स्पार्क, मिनिस्टर ऑफ वॉर, जीना रोज, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, से बातें कर रही थी। लेस्ली नेवी ब्लू फिटेड ड्रेस में थी, जबकि जीना टेलर्ड पैंटसूट में शार्प लग रही थी। भीड़ में आगे बढ़ते हुए एरिक और उसके दोस्तों ने कैप्टन मैरी लेन को देखा, जो अटैक की हीरो रह चुकी थी। अपनी कॉमरेड एम्मा मोरिन के साथ बातचीत कर रही थी। मैरी रेड गाउन में थी और एम्मा ब्लैक सूट में। इतने डिस्टिंग्विश्ड लोगों के बीच एरिक और उसके दोस्तों को थोड़ा आउट ऑफ प्लेस महसूस हुआ। फिर भी वे इस रात को एंजॉय करने का मन बना चुके थे। सबको लग रहा था कि वे किसी बड़ी चीज का हिस्सा है, एरिक को छोड़कर, जिसे वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर जब उसने एम्बर के पिता को उसे घूरते देखा। तभी उसकी नजर स्टोन फैमिली पर पड़ी। वे जायंट स्टेयरकेस के सामने खड़े थे। उनके पास होस्ट केडन जॉयस अपनी वाइफ लूना के साथ थे, जबकि उनका सेकंड बॉर्न हैरी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एम्बर, तुम अपने डैड के पास नहीं जाओगी? आखिर तुम होस्ट की बेटी हो, एरिक पूछा। नॉट टुनाइट, एम्बर ने कहा। मैंने डैड से कहा है कि आज मुझे छोड़ दें। गुड, एरिक मुस्कुराया। तो हमारे पास साथ में ज्यादा टाइम होगा। एम्बर हल्का सा ब्लश कर गई। स्टोन फैमिली की ओर देखते हुए एरिक की नजर एमिली पर ठहर गई। वह हमेशा की तरह स्टनिंग लग रही थी। उसके डार्क हेयर लूज कर्ल्स में पीठ पर गिर रहे थे, डेलिकेट फीचर्स को फ्रेम करते हुए। उसकी एमरल्ड ग्रीन आईज रोशनी में चमक रही थी। उसकी ड्रेस डीप फॉरेस्ट ग्रीन रंग की थी, फ्लोई फैब्रिक से बनी, जिसकी प्लंजिंग नेकलाइन उसके एम्पल बज़म की झलक दे रही थी। ड्रेस उसके कर्व्स को परफेक्टली हग कर रही थी। एरिक खुद को उसकी ब्यूटी और एलिगेंस से मेस्मराइज्ड महसूस कर रहा था। दिल तेज धड़क रहा था। हथेलियां पसीने से भर रही थीं, और वह अकेला नहीं था। कई यंग मैन उसे ऑ में घूर रहे थे। तभी एरिक की बाह पर हल्की सी टैप हुई। उसने मुड़कर देखा। एम्बर अनॉयड नजर से उसे देख रही थी। व्हाट? एरिक ने पूछा।
नथिंग, एम्बर ने कहा। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, अचानक बॉलरूम में साइलेंस छा गया। एरन की बात सच निकली थी। जनरल बेकर आ चुके थे। वह मेन एंट्रेंस से अंदर आए, उनके साथ मिलिट्री यूनिफॉर्म में कुछ लोग थे। एरिक चौंका जब उसने अंकल बेंजामिन को भी उनके साथ देखा, जो जनरल के हर कदम के पीछे चल रहे थे। बेकर की एंट्री सचमुच ऑव इंस्पायरिंग थी। उनकी ब्रॉड शोल्डर्स और मस्कुलर फ्रेम पूरे कमरे पर अथॉरिटी जता रहे थे। वह पर्पस के साथ स्टोन फैमिली और एम्बर के पिता की ओर बढ़े। हर कदम के साथ बेकर कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी रेडिएट कर रहे थे। उनकी लॉन्ग रेड हेयर स्लीक पोनीटेल में बंधी थी और शार्प ब्राउन आईज फ्लिकरिंग लाइट्स के बीच भी सब कुछ स्कैन कर रही थी। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर बेकर रुके, नीचे भीड़ को गंभीर नजर से देखा और फिर एक पावरफुल वॉइस में उन्होंने बोलना शुरू किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, एस्टीम्ड गेस्ट्स एंड फ्रेंड्स, बेकर ने कहना शुरू किया, आज रात आप सबके सामने खड़ा होना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। उसकी पैनी नजरें पूरे क्राउड पर घूम गई। आज मैं आपके सामने होप और रेजिलियंस का मैसेज लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते हमारी सिटी पर हमला हुआ था और हमने अपने कई दोस्तों और अपनों को खोया है। लेकिन हम थाइड्स को रिपेल करने में कामयाब रहे और अब हम उस होर्ड के बचे हुए रेमनेंट्स का शिकार कर रहे हैं। क्राउड जोरदार तालियों और चीयर्स से गूंज उठा। एरिक ने नोटिस किया कि जर्नलिस्ट्स और टीवी रिपोर्टर्स भी मौजूद थे, पूरे इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे। मगर उसकी नजर एक और चीज पर गई। कैमरास बार बार एमिली को फ्रेम कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली, बेकर ने थोड़ी देर रुकते हुए कहा, मुझे यह बताते हुए खेद है कि सारी खबरें रीअश्योरिंग नहीं है। जैसा कि हमें शक था, उस हॉर्ड के पीछे एक बेहद खतरनाक थाइड था जिसे हेनिएट कहा जाता है। क्राउड में फुसफुसाहट फैल गई। कई चेहरों पर शॉक साफ दिख रहा था। किसी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। हेनिएट बेहद नोटोरियस थाइड्स माने जाते थे, बेहद पावरफुल, विशियस और हाईली इंटेलिजेंट। एरिक तो सबसे ज्यादा चौंक गया। अपने नॉलेज की वजह से वह जानता था कि यह किस लेवल का बीस्ट है और क्या क्या कर सकता है। हेनिएट क्या होता है? बेनेडिक्ट ने पूछा। सीरियसली, तुम्हें नहीं पता हेनिएट क्या होता है? एरिक ने धीरे से फुसफुसाया। मैन, तुम्हें पता है, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं, बेनेडिक्ट ने जवाब दिया। ऐसे मत एक्ट करो जैसे तुम्हें यह नहीं पता था। हिनिएट एक बेहद डेंजरस थाइड होता है जिसके पास पैरासाइट्स बनाने की एबिलिटी होती है। ये पैरासाइट्स अपने होस्ट के ब्रेन को कंट्रोल करते हैं और उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इसे ध्यान में रखे तो न्यू अलेक्जेंड्रिया पर हुआ अटैक अब ज्यादा सेंस बनाता है। एंडरसन ने तुरंत सवाल उठा दिया, लेकिन इसने न्यू अलेक्जेंड्रिया पर अटैक क्यों किया? इससे उसे क्या गेन हुआ? और ज्यादा ज़ॉम्बीज? गुड क्वेश्चन, एरिक ने कहा, लेकिन ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता। जिन बुक्स में मैंने इनके बारे में पढ़ा है, उनमें इनके बिहेवियर की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इन्हें जैसे ही ढूंढ लिया जाता है, मार दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होते हैं। इधर बेकर का स्पीच जारी था। पूरा हॉल उसकी हर बात पर टिका हुआ था। कभी कभार अग्रीमेंट की मर्मर्स या सरप्राइज की हल्की आवाजें सुनाई देती, बस वही साइलेंस को तोड़ती थी। साफ था कि यह आदमी पूरे रूम पर कमांड रखता है। लेकिन हम मजबूती से खड़े रहेंगे, बेकर ने आगे कहा। हम फाइट बैक करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताने आया हूं कि हमारे पास एक प्लान है। हम उस बीस्ट को और उसके पीछे जो भी था उसे ढूंढ रहे हैं, और जब हम उसे पकड़ लेंगे, हमारी रेट्रीब्यूशन बेहद स्ट्रांग होगी। एरिक और एंडरसन ने एक दूसरे को देखा। तो वे मानते हैं कि इसके पीछे कोई इंसान है? एंडरसन ने पूछा। बट हाउ? ये तो थाइड है। कोई इसे ऐसा करने के लिए पुश कैसे कर सकता है? एरिक ने गंभीर नजर से एंडरसन को देखा। आई डोंट नो। उसे फ्रैंक की ज्यादा चिंता नहीं थी। सच कहें तो अगर नेशन डिस्ट्रॉय भी हो जाती तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी के पास इतना पावर होना कि वह थाइड को कंट्रोल कर सके, यह आइडिया उसे परेशान कर रही थी। और अगर ऐसा फिर हुआ तो उसके दोस्तों का क्या होगा? अगर उन्हें दोबारा फाइट करने के लिए मजबूर किया गया तो? बेकर का स्पीच खत्म होते ही पूरा रूम तालियों और अनईजी मर्मर से गूंज उठा। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। हर कदम में वही पावर और कॉन्फिडेंस छलक रही थी। तालियां थमी तो एम्बर के पिता केडन जॉयस माइक्रोफोन पर आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रात फिर से आने के लिए धन्यवाद। जनरल बेकर के वर्ड्स वाकई इंस्पायरिंग थे, लेकिन हम यहां सिर्फ स्पीचेस सुनने नहीं आए हैं। हम यहां गुड टाइम के लिए आए हैं। रूम चीयर से भर गया। प्रेस लगातार फोटोज और वीडियोस ले रही थी।
लोग डांस फ्लोर की ओर बढ़ने लगे और बफेट टेबल खुल गया। सर्वर्स गेस्ट्स को डिलिशियस डिशेस परोसने लगे। एरिक और उसके दोस्त फूड की तरफ बढ़े ही थे कि एमिली उनकी ओर आई मुस्कुराते हुए। एरिक, ग्वेन, फ्लॉयड और एम्बर को छोड़कर बाकी सब लगभग स्पीचलेस हो गए। एमिली स्टोन, मेन के बीच एक गॉडेस, नेशन के दूसरे सबसे पावरफुल आदमी की फर्स्ट डॉटर। हाय गाइस, उसने एम्बर और एरिक से कहा। लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ आर यू ऑल डूइंग? गुड, गुड, एरिक ने जवाब दिया, उसकी मौजूदगी में थोड़ी टंग टाइड फीलिंग के साथ। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब आए, एमिली ने कमरे पर नजर डालते हुए कहा। अगर यहां मैं किसी को जानती ही नहीं तो बुरा लगता। फ्रेंडली फेसेस होना अच्छा है। ये कहते हुए उसने एम्बर की ओर देखा। या, इट्स प्रीटी क्रेजी, बेनेडिक्ट बोल पड़ा, एमिली की ड्रेस की लैविश डिटेलिंग को घूरते हुए। हम पहले कभी ऐसी पार्टी में नहीं आए। मार्था ने उसे अनॉयड नजर से देखा और उसकी साइड में हल्का सा मार दिया। एमिली हंस पड़ी। शुरू में ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है। उसकी स्माइल वार्म थी, मगर बेनेडिक्ट की स्टेयर से वह थोड़ी अनकंफर्टेबल भी महसूस कर रही थी। बातचीत के दौरान एरिक बार बार एमिली की तरफ खिंचता चला जा रहा था और एम्बर की जेलसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, हालांकि उसने कुछ कहा नहीं। फिर एमिली ने सीधे एरिक की ओर देखा और मुस्कुराई। एरिक, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। उसकी आवाज सॉफ्ट और म्यूजिकल थी। एरिक ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, पोलाइट और चार्मिंग रहते हुए। या, हाउ हैव यू बिन? एमिली ने सिर हिलाया। उसकी ग्रीन आईज चमक रही थी। सब ठीक है। ज्यादातर टाइम घर पर ट्रेनिंग और डैड के साथ इवेंट्स अटेंड करने में चला जाता है। यू नो, यूजुअल स्टफ। बातचीत चल ही रही थी कि एक सर्वेंट एम्बर के पास आया और उसे कुछ बताया, ऐसी बात जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। जनरल बेकर एरिक से मिलना चाहता था। यह लॉजिकल था। एरिक एक अवेकनर था और एम्बर जानती थी कि बेकर की उस पर नजर है। लेकिन अभी उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। एम्बर ने एरिक और एमिली की कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट की। कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट? उसकी आवाज में वरी साफ थी। श्योर, एम्बर का चेहरा देखते हुए। दोनों थोड़ी दूरी पर गए और एम्बर ने बॉम्ब गिरा दिया। डैड ने बताया, बेकर तुमसे बात करना चाहता है। एरिक ने कुछ नहीं कहा। यह न्यूज प्लेजेंट नहीं थी। कोई और होता तो नेशन के लीडर से मिलने को लकी मानता, लेकिन एरिक नहीं। वह बेकर को अपनी चाइल्डहुड, बुलिंग और नेशन की हालत के लिए ब्लेम करता था। उसे पता था कि बेकर की नजर में वह सिर्फ एक टूल है। वह कहां है? एरिक ने पूछा। वह बटलर तुम्हें उसके पास ले जाएगा। एरिक की नजर उस आदमी पर पड़ी, अर्ली 60s का एक डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन, स्टोइक एक्सप्रेशन और रिफाइंड एलिगेंस के साथ। उसकी पोस्चर सीधी, मूवमेंट्स मेजर्ड, हर जेस्चर में प्रोफेशनलिज्म झलक रही थी। Suit perfectly tailored, white gloves spotless, salt and pepper hair neatly combed, और mustache impeccably trimmed. उसकी आंखों में एक्सपीरियंस और विजडम की चमक थी, जैसे उसने सब कुछ देख लिया हो। ऑलराइट, एरिक ने गहरी सांस ली और बटलर के पीछे चल पड़ा, जो उसे बॉलरूम के अंदर एक स्मॉल साइड रूम की ओर ले जा रहा था। चलते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डोर के उस पार क्या इंतजार कर रहा है, यह सोचकर एंग्जाइटी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बटलर उसे हॉलवे से होते हुए एक छोटे कमरे तक ले गया। डोर खोलकर उसने एरिक को अंदर जाने का इशारा किया। अवेकनर ने पल भर हेजिटेशन किया, फिर हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। अंदर केडन, रिचर्ड और बेकर तीनों साथ खड़े थे। एरिक के अंदर आते ही उन्होंने उसकी ओर देखा। कमरे में कुछ पलों के लिए साइलेंस छा गया। एरिक के नर्व्स हावी हो रहे थे, मगर उसने खुद को कॉम और कंपोज्ड दिखाने की कोशिश की। तीनों के चेहरों पर सीरियस एक्सप्रेशंस थे और वह सोचने लगा कि उसे यहां क्यों बुलाया गया है। गुड इवनिंग एरिक, केडन ने साइलेंस तोड़ी। थैंक यू फॉर कमिंग। वार्निंग, extremely dangerous individual spotted. The biological supercomputer suggests the host not to use any system-related power, as the chance this man can sense the subtle mana fluctuations they generate is very high. एरिक ने सिर्फ हल्का सा नॉड किया। सिस्टम के वर्ड्स ने उसे भीतर तक हिला दिया था। अगर यह सही था, तो किसी भी सिस्टम रिलेटेड पावर का यूज करना उसे सीधे डेंजर में डाल सकता था। बेकर आगे बढ़ा। पास से वह और भी ज्यादा इंपोजिंग लग रहा था। एरिक ने एक पल की नर्वसनेस महसूस की, लेकिन उसने चेहरे पर कोई डर नहीं आने दिया और पूरी कोशिश की कि कंपोजर बना रहे। जनरल बेकर, उसकी इंपोजिंग प्रेजेंस इतनी भारी थी कि यंग अवेकनर लगभग दबसा गया। एरिक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह इंस्टिंक्टिवली स्ट्रेट खड़ा हुआ और उसका हाथ मिलिट्री सैल्यूट में ऊपर चला गया।
उस आदमी की इनेट पावर की वजह से, जो उसके आसपास फैले भारी मैना से साफ महसूस हो रही थी। उसने बेकर की बैटलफील्ड प्रोएस और मैना को आसानी से कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की स्टोरीज सुनी थी। रिलैक्स हो, जाओ यंग मैन, बेकर ने गहरी और कमांडिंग आवाज में कहा। मैंने केडन से कहा था कि उसकी बेटी तुम्हें यहां लाए क्योंकि मेरे आदमियों ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया है। जनरल के ये शब्द एरिक के वर्स्ट फियर को सच कर गए। एरिक थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन ऐसे पावरफुल आदमी के सामने अनईज बनी रही। ऊपर से वह उसे नापसंद भी करता था। उसने बेकर को ध्यान से देखा, उसका लंबा मस्कुलर शरीर और हैंडसम चेहरा। एरिक सोचने लगा कि इस आदमी के पास आखिर कितना माना होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोल्जर खुद एक लिविंग वेल हो, माना से भरा हुआ। एरिक उसे एनालाइज करना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने मना किया था, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। फिर भी नफरत और डर के बावजूद एरिक को जनरल के लिए एक अजीब सी एडमिरेशन महसूस हुई। उसने बेकर की ब्रेवरी, बैटलफील्ड स्किल, कंट्री के लिए डेडिकेशन और इमेंस स्ट्रेंथ की कहानियां सुनी थी। और अब उसे सामने खड़ा देखकर एरिक समझ गया कि लोग उसे इतना रिवियर क्यों करते हैं। मुझे पता है कि तुम फ्रैंट के ओनली अवेकनर हो, बेकर ने आगे कहा। एक रेयर और वैल्यूएबल गिफ्ट। मुझे लगता है कि फ्यूचर में थाइड्स के खिलाफ लड़ाई में तुम्हारे टैलेंट्स हमारी आर्मी के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। हालांकि तुम्हें अभी और ट्रेनिंग और टाइम चाहिए। भले ही तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारा लेवल काफी हाई है। थैंक यू सर, आपसे रिकग्निशन मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, एरिक ने कहा, झूठ बोलते हुए। सच में उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वह ऐसी अटेंशन से दूर रहना चाहता था। जब मुझे वर्दी समझा जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मदद कर सकूं, उसने स्टेडी आवाज में जोड़ा। हालांकि अंदर इमोशंस उफान पर थे। बेकर ने नॉड किया, उसकी शार्प नजर एरिक के चेहरे से नहीं हटी। मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। तुम्हारे टैलेंट्स और मिलिट्री स्कूल की गाइडेंस के साथ मुझे लगता है कि हम साथ में ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकते हैं। एरिक ने गहरी सांस ली, वेन्स में दौड़ते ऑलमोस्ट टैंजिबल ड्रेड को काम करने की कोशिश करते हुए। बेकर से निकलती पावर उसे छोटा और इनसिग्निफिकेंट महसूस करा रही थी। फिर भी वह जानता था कि उसे इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाना होगा। इट्स ओके सर, एरिक ने कहा। आपसे मिलना मेरे लिए ऑनर है और मैं फ्यूचर में आपके साथ काम करने के लिए ईगर हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपने मुझे बुलाया क्यों? बेकर का चेहरा थोड़ा सॉफ्ट हुआ। एरिक ने यह नोटिस किया और उसे हल्की राहत मिली। उसे ये अटेंशन पसंद नहीं थी, खासकर इस आदमी से। बट ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी थी, ये समझने की कि बेकर फ्यूचर में उससे क्या चाहता है। उसी के आधार पर एरिक डिसाइड कर सकता था कि आगे क्या करना है। इसी दौरान रिचर्ड और केडन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर सरप्राइज साफ था। वे एरिक को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे और साफ देख पा रहे थे कि पिछली बार मिलने के बाद से, जो केडन के केस में ज्यादा समय पहले नहीं था, एरिक काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। एरिक के आसपास मैना डेंस हो गया। उसके मसल्स इनवॉलंटरली उभर आए, जैसे वह खुद ब खुद फ्लेक्स कर रहा हो। वे दोनों उसकी वेन्स में बहती रॉ एनर्जी को महसूस कर सकते थे। ये पहले से कहीं ज्यादा एक्सपोनेंशियली ज्यादा थी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें पर्सनली जानना चाहता था, बेकर ने कहा। आखिरकार फ्यूचर में हम साइड बाय साइड काम करेंगे। रियली सर? अवेकनर ने फेक ईगरनेस के साथ जवाब दिया। इंडीड। कन्वर्सेशन आगे बढ़ी। बेकर एरिक को करीब से देख रहा था। उसे हैरानी हो रही थी कि एक 15 साल का लड़का इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। एरिक से निकलने वाला मैना अमाउंट एवरेज से ज्यादा नहीं था, लेकिन उसे पता था कि पहले एरिक कितना वीक था। कुछ पुरानी फोटोज देखकर बेकर ने उसके बॉडी में आए ड्रास्टिक चेंज को साफ महसूस किया। जनरल की स्क्रूटनी का वेट एरिक को फिर से अनईजी बना रहा था। बाय द वे, बेकर ने पूछा, तुम इतनी कम टाइम में इतना इंप्रूव कैसे कर पाए? तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत तेज रही है। उसकी आवाज मेजर्ड थी। क्या इसका तुम्हारे पिता से कोई रिलेशन है? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ खास सिखाया? एरिक ने जवाब देने से पहले एक पल हेजिटेशन किया। उसे पता था कि बेकर उसके पिता के बारे में सब जानता है। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं सिखाया था। जो भी उसने पाया आज वह उसकी मेहनत और सिस्टम की वजह से था। लेकिन उसके पिता की फेम को देखते हुए यह सवाल लॉजिकल था। मेरे फादर ने मुझे कुछ पॉइंटर्स दिए थे, एरिक ने सावधानी से कहा, लेकिन कुछ बहुत सिग्निफिकेंट नहीं। मेरी सारी प्रोग्रेस मेरी अपनी मेहनत से आई है। बेकर ने थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ नॉड किया। आई सी,
तुम वाकई अच्छा कर रहे हो। वैसे तुम्हारे फादर के डिसअपियरेंस के बारे में मुझे अफसोस है। मैं इमेजिन कर सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। एरिक ने जबरन स्माइल की, अपने अंदर की बिटरनेस छिपाते हुए। इट्स बिन टफ, बट आई एम मैनेजिंग। बाय द वे सर, एरिक ने कहा, मुझे पता है आर्मी ने मेरे फादर को एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पर भेजा था। कहा गया कि वह इतना हार्ड था कि ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई। अगर आप माइंड करें तो क्या आप बता सकते हैं कि उन्हें किस मिशन पर भेजा गया था? यह सवाल पूछते हुए एरिक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह नेशन के सबसे पावरफुल आदमी से सवाल कर रहा था। इट वॉज अ क्लासिफाइड मिशन, जनरल बेकर ने गंभीरता से कहा। सिर्फ कुछ ही लोग उसके बारे में जानते थे। इतना कह देना काफी है कि वह हमारे देश और ह्यूमन काइंड के फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। एरिक को सच पता था। उसके फादर ने मिशन से लौटकर उसे सब बताया था और बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर भी लाया था। फिर भी वह बेकर का वर्जन सुनना चाहता था। लेकिन वह वापस नहीं आए, एरिक ने कहा। ये शब्द उसके मुंह में कड़वे लग रहे थे। ये इमोशन रियल था। मीटिंग की टेंशन और सामने खड़े आदमी पर गुस्से के बावजूद उसके फादर का जिक्र एरिक की वीक स्पॉट था। नफरत के बावजूद वह अब भी उनसे प्यार करता था। लूशियस उसका पिता था। दुर्भाग्य से नहीं, बेकर ने सॉफ्ट आवाज में कहा। उनकी टीम के डेस्टिनेशन पर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही हमारा कांटेक्ट टूट गया। हमने उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्हें मिसिंग इन एक्शन डिक्लेयर किया गया। हमें आज तक नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। एरिक को स्ट्रॉन्ग हंच था कि बेकर झूठ बोल रहा है। बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर मिलने के थोड़े समय बाद ही उसके घर की तलाशी ली गई थी, और उसी दौरान अंकल बेंजामिन का अचानक आना और अब उसे जनरल के साथ चलते देखना उसके सस्पिशन को और मजबूत कर रहा था। आई एम सॉरी, बेकर ने कहा और एरिक के कंधे पर कंफर्टिंग हाथ रखा। हमने उन्हें ढूंढने और घर लाने की पूरी कोशिश की। एरिक ने नम होकर नॉड किया। वह बोलने पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई, सिर्फ बेकर पर नहीं, बल्कि उस पूरी मिलिट्री पर जिसने उसके फादर को उस मिशन पर भेजा था। आई अंडरस्टैंड, एरिक ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज भारी थी। बेकर ने सिंपैथेटिक नॉड किया। क्या तुम मुझसे और कुछ पूछना चाहते हो? बेकर ने जेंटली पूछा। एरिक ने सिर हिला दिया। नो दैट्स ऑल, थैंक यू जनरल। साफ था कि वह आदमी उसे कुछ मीनिंगफुल नहीं बताने वाला था। सवाल करना बेकार था। जनरल बेकर खड़ा हुआ और एरिक को सल्यूट किया। तुमसे मिलकर खुशी हुई एरिक। तुम्हारे फादर एक ग्रेट मैन थे और मुझे कोई शक नहीं कि तुम उनके फुटस्टेप्स फॉलो करोगे। एरिक ने सल्यूट रिटर्न किया। उसके अंदर डिस्गस्ट उमड़ रहा था और फसेड बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। थैंक यू जनरल, उसने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही बेकर, केडन और रिचर्ड के बीच बातचीत शुरू हो गई। ऑनेस्टली वाओ, बेकर ने कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 3 महीने पहले उसके पास सिर्फ एक सिंगल न्यूरल लिंक था। केडन और रिचर्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर केडन बोला, हाँ, पिछले कुछ महीनों में उसने काफी प्रोग्रेस की है, खासकर पिछले कुछ हफ्तों में। वीक्स, बेकर ने पूछा। इंडीड, लास्ट टाइम मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा था, क्रिस्टल क्रॉस गैंग अटैक के बाद, वह इतना स्ट्रांग नहीं था। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे उसने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोई ड्रग इस्तेमाल की हो। क्या इस क्लेम का कोई प्रूफ है? नो सर। बेकर ने कहा। जो भी उसने किया हो, इट्स फाइन। मे बी वह बस टैलेंटेड है। उसके होंठों पर हल्की स्माइल आ गई। लेकिन उसका ब्रेन क्रिस्टल वीक है, रिचर्ड ने बीच में कहा। लॉन्ग रन में यह उसकी एबिलिटीज को लिमिट कर सकता है। बेकर ने पियर्सिंग नजर से रिचर्ड को देखा। रिचर्ड, किसी अवेकनर की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। हम बहुत टाइम से किसी ऐसे इंसान की तलाश में थे, और मुझे फीलिंग है कि एरिक हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा यूजफुल साबित होगा। केडन और रिचर्ड ने एक और नजर एक्सचेंज की। बेकर की आवाज में छुपे इंटेंशंस वे दोनों महसूस कर रहे थे, और इसी के साथ कॉन्वर्सेशन खत्म हुई। बेकर वहां से चला गया, जबकि केडन और रिचर्ड गहरी सोच में डूबे रह गए, ये समझते हुए कि फ्यूचर में एरिक की रोल कितनी हैवी होने वाली है। जब एरिक कमरे से बाहर निकला तो उसका दिमाग अब तक हुई हर बात से भरा हुआ था। उसे हमेशा से पता था कि उसके पिता की 2 साल की गैरहाजिरी का सीधा रिश्ता सेना से था, लेकिन खुद उस आदमी के मुंह से यह सुनना उसके लिए झकझोर देने वाला था। इसके अलावा बेकर ने यह भी साफ कर दिया था कि वह किसी न किसी तरह एरिक को इस्तेमाल करना चाहता है,
और यही बात उसके भविष्य को लेकर उसके डर को और गहरा कर रही थी। वह जब बॉलर रूम की ओर वापस जा रहा था तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जनरल बेकर की ताकत और अथॉरिटी अब भी उसके दिमाग पर छाई हुई थी। उसे यह बात अच्छे से पता थी कि अगर जनरल चाहे तो वह उसे कल ही रेड पैलेस से निकालकर किसी भारी भरकम सुरक्षा वाले बंद से ठिकाने पर भेज सकता है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो, सिर्फ ट्रेनिंग और ब्रेन वॉशिंग। एरिक कभी भी फ्री मिलिट्री का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, और अवेकनर होने की सच्चाई सामने आने के बाद यह डर और भी बढ़ गया था कि आगे उसके साथ क्या किया जाएगा। बॉलरूम में कदम रखते ही उसकी नजरें अपने दोस्तों को ढूंढने लगी, खास तौर पर एमिली को। उसने देखा कि एमिली एक टेबल पर बैठी हुई थी, एम्बर के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। उस नजारे को देखकर एरिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह उसकी ओर बढ़ गया। हे, उसने साहस बटोरते हुए कहा और उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। रोमेंस सोशल स्किल्स में माहिर न होते हुए भी उसने सोचा कि पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी झेला है, उसके बाद कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शायद ठीक ही रहेगा। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? उसने पूछा। ओह, बस पुराने दिनों को याद कर रहे थे, एमिली ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं एम्बर को बता रही थी कि कैसे एक कैंपिंग ट्रिप में हम जंगल में खो गए थे। एरिक हंस पड़ा। रियली? फिर क्या हुआ? डैड ने हमें ढूंढने के लिए पूरी एक स्क्वाड भेज दी थी, एमिली बीच में ही बोल पड़ी। 2 घंटे में हमें ढूंढ लिया गया। अच्छा हुआ तुम दोनों सुरक्षित लौट आई, एरिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। एमिली को उसके इस अंदाज से हल्की सी गर्माहट महसूस हुई और उसके गाल लाल हो गए। एरिक भी उसी हालत में था। पूरी बातचीत के दौरान उसकी एम्बेरसमेंट को कम करने का एक ही तरीका था, दिमाग में डेड टाइड्स के बारे में सोचना। इस पूरी बातचीत के दौरान एम्बर के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसे पता था कि एरिक बेकर से मिलने गया था, लेकिन उसने माहौल खराब न करने के लिए कुछ कहा नहीं। फिर भी उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर तक सब लोग बातें करते रहे, पुरानी यादें ताजा करते रहे, लेकिन ग्वेन को साफ दिख रहा था कि एम्बर खुश नहीं है। एरिक और एमिली ज्यादातर एक दूसरे से ही बात कर रहे थे, बाकी लोगों को लगभग नजरअंदाज करते हुए। थोड़ी देर बाद एमिली उठी। एम्बर, क्या तुम मेरे साथ रेस्ट रूम चलोगी? उसने पूछा। एम्बर जवाब देने ही वाली थी कि ग्वेन बोल पड़ी, अगर बुरा न मानो तो मैं भी आ जाऊं। वह अपने बेस्ट फ्रेंड को एरिक से अकेले बात करने का मौका देना चाहती थी। श्योर, एमिली मुस्कुराई। एरिक अभी भी अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसने एम्बर की नजरें अपने ऊपर टिकी हुई महसूस की। उसने उसकी तरफ देखा। सब ठीक है? उसने पूछा। एम्बर कुछ पल चुप रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है। अभी? एरिक ने पूछा। हाँ। दोनों बॉलरूम से बाहर निकलकर ठंडी रात की हवा में आ गए। बगीचे में हल्की गर्म रोशनी थी जो माहौल को लगभग जादुई बना रही थी। झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट वातावरण को और गहरा बना रही थी। एम्बर उसे बगीचे के एक शांत कोने में ले गई, जहां ऊंची झाड़ियां उन्हें लोगों की नजरों से छुपा रही थी। उसने एरिक की तरफ रुख किया। एरिक, उसने हल्की कांपती आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बेकर की वजह से? एरिक ने अंदाजा लगाया। नहीं, कुछ और है। सच यह था कि एम्बर ने साफ देख लिया था कि एरिक और एमिली के बीच कुछ बदल रहा है। शायद यह फर्स्ट साइट वाला मामला था, शायद नहीं, लेकिन उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हम काफी समय से दोस्त हैं, एम्बर ने धीरे से कहा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरे फीलिंग्स सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रही। एरिक का चेहरा हैरानी से लाल हो गया। वह पहले एम्बर की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, जैसे स्कूल के ज्यादातर लड़के, लेकिन एमिली से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया था। एम्बर उसके लिए एक भरोसेमंद दोस्त बन चुकी थी। ऐसे में यह कन्फेशन उसे पूरी तरह से चौंका गया। एम्बर ने एक गहरी सांस ली और उसके और पास आ गई। उसने एरिक का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। एरिक, मुझे तुम पसंद हो, उसने कहा। एरिक बिल्कुल स्टन्ड था। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं, वह हकलाया। एम्बर का दिल थोड़ा डूबा, लेकिन वह इसके लिए तैयार थी। अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो मैं समझ सकती हूं, उसने कहा। मैंने देखा है तुम एमिली को कैसे देखते हो। मुझे बस अपने दिल की बात कहनी थी। एरिक का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने एम्बर की फीलिंग्स को कभी ठीक से समझा ही नहीं। वह हमेशा उसके साथ खड़ी रही थी, फॉरेस्ट में, मुश्किल वक्त में, हर जगह। एम्बर, मुझे थोड़ा समय चाहिए, उसने आखिरकार कहा।
मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। एम्बर ने सिर हिलाया। यह पहली बार था जब किसी ने उसे सीधा जवाब नहीं दिया था। जितना समय चाहिए ले लो, उसने कहा। फिर अचानक उसने एरिक का सिर थामा और उसके होंठों पर एक हल्का सा किस कर दिया। जैसे ही एम्बर पीछे हटी, एरिक के अंदर भावनाओं का तूफान चल पड़ा। एक तरफ गिल्ट था, दूसरी तरफ एक्साइटमेंट। वह एमिली के लिए जो महसूस करता था वह सच था, लेकिन इस किस ने कुछ और ही जगा दिया था। वह एम्बर को अब एक नए नजरिए से देख रहा था। उसकी लंबी लाल बाल, नीली आंखें, लाल ड्रेस में ढली हुई उसकी आकृति, सब कुछ जैसे उसकी सांसें रोक रहा था। उसके होंठ थोड़ा खुले हुए थे, आंखों में भावना चमक रही थी। एरिक कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। एम्बर ने शर्माते हुए मुस्कान दी, उसका हाथ थामा और फिर बॉलरूम की तरफ लौट गई। एरिक वहीं खड़ा रह गया, दिल तेजी से धड़कता हुआ, दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ। एरिक पत्थर की दीवार से टिककर खड़ा हो गया, उसका सिर घूम रहा था। एम्बर ने उसे किस किया था, बस एक पल के लिए, सिर्फ उसके होंठों की हल्की सी छुअन, लेकिन वह एहसास किसी इलेक्ट्रिक शॉक जैसा था। उसे अब भी उसकी सांसों की गर्माहट और उसके होंठों की नरमी और मिठास अपनी त्वचा पर महसूस हो रही थी। वह पूरी तरह ब्लिस की हालत में था। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी गर्माहट फैल रही थी। एक ऐसा सुकून, एक ऐसी संतुष्टि जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह एक पल था, प्योर कनेक्शन का, एक ऐसी स्पार्क जिसने उसके अंदर कुछ गहराई में जगा दिया था। लेकिन वह खुद को ज्यादा बहने नहीं दे सकता था। एम्बर के लिए उसके फीलिंग्स थे, लेकिन एमिली के लिए भी थे। वह किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता था, खासकर अपने दोस्त को। शुरुआत में वह एम्बर की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन समय के साथ वह फीलिंग सिर्फ दोस्ती में बदल गई थी। मगर अब, उस किस के बाद, उसे खुद पर ही भरोसा नहीं रहा। शायद वहां कुछ और था, जिसे वह अब तक नजरअंदाज करता आया था। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, अपने विचारों को सुलझाने की कोशिश करते हुए। लेकिन उसका दिमाग इमोशंस की उलझी हुई गांठ बन चुका था। वह एम्बर के बारे में सोचकर गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि एमिली उसके दिल में थी। और फिर भी वह उस स्पार्क को नकार नहीं सकता था, उस खुशी को नहीं जो एम्बर के किस से उसे मिली थी। जब वह लगभग हार मानने ही वाला था, तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। लेकिन अब वह नहीं जानता था कि उस आवाज के मालिक के बारे में क्या सोचे। अचानक किसी ने उसका कंधा छुआ। एरिक ने पलट कर देखा। अंकल बेंजामिन। उसके पेट में एक गांठ सी बन गई। वही आदमी जिस पर उसे शक था कि वह बेकर के लिए उस पर नजर रख रहा है। शायद वही था जिसने सिस्टम मिलने के तुरंत बाद उसे लंच के बहाने घर से बाहर बुलाया था। एरिक ने उस आदमी को देखा जिसे वह कभी अपने पिता की तरह प्यार करता था। बेंजामिन मिड-30s का आदमी था, गहरे रंग की त्वचा और सधे हुए, मजबूत शरीर के साथ। करीब 1 मीटर 70 सेंटीमीटर लंबा, स्लिम लेकिन एथलेटिक। एक ऐसा शरीर जो बताता था कि वह हमेशा एक्टिव रहता है। उसके चेहरे पर नीटली ट्रिम्ड गोटी थी, जो उसके शार्प जॉ लाइन को और उभारती थी। उसकी सबसे अलग पहचान उसके लंबे काले बाल थे, घने, चमकदार, मिड बैक तक पहुंचते हुए। अक्सर वह उन्हें स्लीक पोनीटेल में बांध कर रखता था, जो उसे एक अलग ही डिग्निफाइड लुक देता था। उसकी ऑलमंड शेप्ड आंखें गहरे भूरे रंग की थी, जिनमें अनुभव और समझ की झलक थी। उसकी मिलिट्री यूनिफॉर्म और उस पर सजे कई मेडल्स उसे और भी रिस्पेक्टेबल बनाते थे। हालांकि अब एरिक को यह सब बर्दाश्त नहीं होता था। हे एरिक, बेंजामिन ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकल बेन, एरिक ने जवाब दिया। हाउ आर यू? मैं ठीक हूं, बेंजामिन बोला। तुम कैसे हो? सब ठीक चल रहा है? एरिक कुछ पल रुका। हाँ, सब ठीक है। बेंजामिन ने ध्यान से उसे देखा। तुम टेंस लग रहे हो, कुछ परेशान कर रहा है क्या? एरिक ने जबरदस्ती मुस्कान बनाई। नहीं, सब ठीक है, बस कुछ सोच रहा था। बेंजामिन ने गलत मतलब निकाल लिया। क्या वो उस लड़की की वजह से है जिसने अभी तुम्हें किस किया? आपने देखा? हाँ, बेंजामिन ने कहा। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? एरिक ने अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर डाल दिया। उसे इस आदमी से बात नहीं करनी थी, कम से कम अभी नहीं। मुझे नहीं पता, एरिक ने कहा। मतलब? उसने अभी कन्फेस किया है, मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया। बेंजामिन ने सांस छोड़ी। एरिक, तुम्हें जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना ठीक नहीं है। क्लोजर देना जरूरी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। मुझे पता है। बेंजामिन चुप हो गया। वह जानता था कि उस उम्र में लव प्रॉब्लम्स आसान नहीं होते। अगर कभी कुछ चाहिए हो तो मुझसे कहना, उसने कहा। थैंक यू, लेकिन मैं ठीक हूं। बेंजामिन ने उसे एक पल तक देखा। एरिक,
भले ही हम हमेशा एक जैसे नहीं सोचते, लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम्हारे पिता मेरे भाई जैसे थे। का दिल थोड़ा डगमगाया। वह सच में चाहता था कि वह गलत साबित हो। उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था, बस शक। और यह सोचना ही दर्दनाक था कि जिस इंसान ने सालों तक उसका ख्याल रखा, वही उसके साथ ऐसा कर सकता है। थैंक्स बेंजामिन। एनी टाइम माई बॉय। थोड़ी देर बातचीत के बाद बेंजामिन को किसी ने बुला लिया और वह चला गया। एरिक वहीं खड़ा रह गया, दिल और भी भारी, दिमाग और भी उलझा हुआ। कुछ देर बाद वह वापस बॉलरूम में चला गया, तय करके कि आज की रात बस जिंदगी को एंजॉय करेगा। जैसे जैसे वह अंदर गया, हंसी और बातें तेज होती गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ये लोग हमेशा उसके साथ रहे थे, हर मुश्किल में। कहाँ थे अब तक? फ्लॉयड ने पूछा। कुछ काम थे, एरिक ने कहा। आज कई लोग बात करना चाहते थे। सीरियस बातें? फ्लॉयड ने आंख मारी। एरिक ने कंधे उचका दिए। उसकी नजर एम्बर पर गई। वह ग्वेन से बात कर रही थी। ग्वेन का हाथ उसके कंधे पर था। बाहर से एम्बर मजबूत दिख रही थी, लेकिन साफ था, वह ठीक नहीं थी। इस बारे में बाद में बात करेंगे, फ्लॉयड ने धीरे से कहा। हाँ, एरिक ने दूसरी तरफ देखा। एमिली मार्था से बात कर रही थी। उसका मन एमिली के पास जाने को कर रहा था, और एम्बर के पास भी। आखिरकार वह लड़कों के साथ ही रहा। बाकी रात उन्होंने नाचते, हंसते, मजाक करते बिताई। सिली फोटोज ली, अंदरूनी जोक्स शेयर किए। कुछ घंटों के लिए एरिक सब कुछ भूल गया। जब पार्टी खत्म हुई और वे लिमोजीन में बैठे, एम्बर ने उन्हें रेड पैलेस वापस भिजवाने का इंतजाम किया। शहर की चमकती रोशनियां, ऊंची इमारतें, नियॉन साइंस, सब कुछ जीवंत लग रहा था। रेड पैलेस पास आता गया। शहर की सबसे ऊंची इमारत, लाल कांच और स्टील से बनी, आसमान को छूती हुई। लिमोजीन रुकी। वे नीचे उतरे। और इस तरह वह दिन खत्म हुआ। लेकिन एरिक जानता था, कल एक मुश्किल दिन होने वाला था, क्योंकि कोई उसे ढूंढने आने वाला था। पश्चिमी जिले की एक लैब के अंदर दो लोग आपस में बात कर रहे थे। वे थे प्रोफेसर डेर फिशर। वे लैब 67 के भीतर मौजूद थे, एक बिल्कुल साफ सुथरी, परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड जगह जो तरह तरह के साइंटिफिक इक्विपमेंट और टूल्स से भरी हुई थी। ऊपर लगी तेज लाइट्स पूरे कमरे में एक स्टेराइल ग्लो फैला रही थी, जिससे दीवारों का क्लिनिकल व्हाइट रंग और भी उभर कर दिख रहा था। लैब बेंचेस स्टेनलेस स्टील की बनी थी, इतनी पॉलिश्ड कि उनमें रोशनी चमक रही थी, और उन पर ग्लासवेयर, बीकर्स और टेस्ट ट्यूब्स करीने से सजे हुए थे। कई लैब स्टेशंस थे, और हर एक पर सफेद लैब कोट्स पहने मेहनती साइंटिस्ट्स अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगे हुए थे। हवा में फोकस्ड एक्टिविटी का एहसास था। रिसर्चर्स बहुत ध्यान से अलग अलग सब्सटेंसेस को मेजर, मिक्स और एनालाइज कर रहे थे। वेंटिलेशन सिस्टम की लगातार गूंजती आवाज, बीच बीच में मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की बीप, सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना रहे थे। एक दीवार के साथ शेल्व्स लगी थी, जिन पर केमिकल्स और रिएजेंट्स की नीटली लेबल्ड बॉटल्स रखी थी, जबकि दूसरी दीवार पर एक व्हाइट बोर्ड था, जो फॉर्मूलाज, डायग्राम्स और स्केचेस से भरा हुआ था। लैब के एक कोने में कंप्यूटर स्टेशन था, जहां डेटा एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट सिमुलेशंस चल रही थी। पिछले एक हफ्ते से ये दोनों अपने काम के लिए जरूरी प्लान को फाइनलाइज कर रहे थे। हर उस इंसान को क्योर करना जो पैरासिटाइज्ड मॉन्स्टर से घायल हुआ था, और साथ ही पैरासाइट की खोज की व्यवस्था करना। इस मकसद के लिए मेजर फिशर ने कई टास्क फोर्सेस बनाने की योजना बनाई थी, जिनमें स्पेशलाइज्ड हंटर्स और एलीट सोल्जर्स लीड कर रहे थे। उसका मानना था कि वह क्रीचर पूर्व की तरफ किसी केव में छिपा हुआ है। हंटर्स इन्फेक्टेड थाइड्स को ट्रैक करेंगे, जबकि बाकी सोल्जर्स फॉरेस्ट के अंदर मौजूद हर केव और होल पर नजर रखेंगे। इस तरह वे उस क्रीचर के हाइडिंग प्लेस तक पहुंच सकते थे। लेकिन सच ये था कि यह सब हेस्टैक में नीडल ढूंढने जैसा था। इसके लिए शहर के रिसोर्सेस का मैसिव इस्तेमाल करना पड़ता। हमें एंटी पैरासिटिक सीरम को भी मैस प्रोड्यूस करना होगा, मेजर ने प्रोफेसर सिलियन से कहा। तुम एक महीने में सबको क्योर करना चाहते हो, है ना? डॉक्टर ने पूछा। इंडीड। तो मुझे अफसोस है, लेकिन हम एक महीने में इतना मेडिसिन बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं? मेजर ने पूछा। क्योंकि हमारे पास इनफ मटेरियल नहीं है, और मुझे शक है कि उसे ढूंढने के लिए पर्याप्त लोग भी होंगे, प्रोफेसर ने कहा। मेजर ने उदास नजरों से उसे देखा। वह सही कह रहा था। क्या मैं कुछ कह सकता हूं? हाँ, मैं सजेस्ट करता हूं कि हम हाई रैंक लोगों को प्रायोरिटी दें, उनके प्रोफेशन से अलग। इससे हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि पैरासाइट पावरफुल लोगों को कंट्रोल न कर पाए। अगर कुछ बुरा हुआ, और यकीन मानिए होगा, तो बर्डन कम रहेगा।
फिशर का दिल बैठ गया, लेकिन प्रोज और कॉन्स सोचने के बाद वह भी इसी नतीजे पर पहुंचा। तुम सही हो, उसने कहा। पहला बैच तैयार होने में कितना समय लगेगा? मेजर ने पूछा। करीब 1 हफ्ता। लेकिन ध्यान रखो, अटैक को काफी समय हो चुका है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा सिम्टम्स दिखने लगेंगे। मुझे नहीं पता लैक्वास्की इतनी जल्दी म्यूटेट क्यों हुआ, लेकिन जो सोल्जर्स 1 महीने पहले इन्फेक्टेड हुए थे वे करीब 1.5 महीने में म्यूटेट हुए। इसलिए मुझे लगता है कि पहली प्रॉब्लम्स सितंबर की 20 तारीख के आसपास शुरू हो जाएंगी। प्रॉब्लम यह है कि जो सीरम हम बना पाएंगे वह करीब 2/3 इन्फेक्टेड लोगों के लिए ही काफी होगा, और म्यूटेशंस शुरू होने से पहले हमारे पास सिर्फ 1 महीना है। हमें चॉइस करनी होगी। क्या हम शेल्टर के सामने इन्फेक्टेड हुए किड्स को क्योर करेंगे या स्ट्रॉन्ग सिटीजन्स को? दुर्भाग्य से सबके लिए समय नहीं है। क्या तुम श्योर हो? क्या हम दूसरा बैच नहीं बना सकते? मेजर ने बेचैनी से पूछा। नहीं, सीरम इनफ नहीं होगा। हमें अभी फैसला लेना होगा। डैम। फिशर ने कुछ देर सोचा, फिर फैसला कर लिया। किड्स को छोड़ना पड़ेगा। वह पूरे शहर को रिस्क में नहीं डाल सकता था। हम बाकियों को हील करेंगे, उसने कहा। ऑलराइट, सिलियन ने जवाब दिया। फिर उसने पूछा, और पैरासाइट का क्या? जब तुम उसे ढूंढ लो तो उसकी बॉडी मुझे मिल जानी चाहिए। फिशर ने खुद 3 स्क्वाड्स के मेंबर्स चुने, सबसे हाई रैंक्ड सोल्जर्स। वह फेलियर का कोई चांस नहीं लेना चाहता था। शहर पर एक और अटैक की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हेनिएट की खोज के लिए इतनी पावरफुल टीम्स भेजी जा रही थी। हाँ, 26 तारीख से इन्वेस्टिगेटिव टीम्स भेज दी जाएंगी। उसी दिन प्रोडक्शन भी शुरू होगी। बस उम्मीद है कि हमारे लोग उस क्रीचर को ढूंढ लें इससे पहले कि वह कोई और मॉन्स्टर आर्मी तैयार करे। प्रोफेसर जिलियन ने कंप्यूटर की तरफ देखा। वहां उन सोल्जर्स की लिस्ट थी जो शहर की ऑर्डियल में घायल हुए थे। हमें अपॉइंटमेंट्स जल्दी स्केड्यूल करनी होंगी, वरना पैनिक फैल जाएगा। सब जानते हैं हेनिएट क्या होते हैं और बाइट होने का मतलब क्या है। फिशर ने गहरी सोच के साथ उसे देखा। हम बस इतना बताएंगे कि सीरम बन रहा है। जिन्हें नहीं मिलेगा उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ऑलराइट, जिलियन ने कहा। फिशर ने लंबी सांस ली। क्या बात है? प्रोफेसर ने पूछा। मुझे जनरल बेकर को कॉल करना होगा। उसे सिचुएशन अपडेट करनी है और सीरम के बारे में भी बताना है। गुड लक। फिशर ने फोन उठाया। कुछ देर रिंगिंग के बाद कॉल कनेक्ट हुई, फिर उसे बेकर के ऑफिस से जोड़ दिया गया। दिस इज फिशर। गुड मॉर्निंग सर। बातचीत चलती रही। इन्वेस्टिगेटिव टीम्स रेडी हैं सर। अगले हफ्ते उन्हें एट्रियम की बॉर्डर्स के आसपास भेजेंगे। सर, मुझे कुछ बताना है। हाँ, क्योर जल्दी नहीं बन पाएगा और सबके लिए नहीं। करीब आधे घंटे बाद कॉल खत्म हुई। इतना बुरा था? हाँ, सीरम की सिचुएशन से वह खुश नहीं था। और उसने कहा कि कॉम्प्लिकेशन स्किन्स के अलावा चिंता की बात नहीं है। प्लान जारी रखो। जिन्हें क्योर नहीं मिलेगा उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये प्रोफेसर ने कहा। मेजर फिशर ने ग्लास पैनल के पार देखा। वहां रेंजर लैक्वास्की बंधा हुआ छूटने की कोशिश कर रहा था। उसकी स्क्रीम सुनाई नहीं दे रही थी। साउंड पूरी तरह ब्लॉक थी, लेकिन उसकी हालत देखकर फिशर के रोंगटे खड़े हो गए। प्रोफेसर डेर्ड सिलियन और मेजर फिशर ग्लास वॉल्ड ऑब्जर्वेशन रूम के सामने खड़े थे। लैक्वास्की की स्किन गहरे लाल रंग की थी, क्रार वॉर्ट से भरी हुई। वह हेनिएट द्वारा पैरासिटाइज्ड इंसान का नतीजा था। उसकी मसल्स फूली हुई थी, शैकल्स तोड़ने की कोशिश में। वह कभी एक रेंजर था, अब एक मॉन्स्टर। हम इसके साथ क्या करेंगे? फिशर ने पूछा। सिलियन ने सिर हिलाया। रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। उसका डीएनए बहुत बदल चुका है। ही डिडंट डिजर्व दिस। मैं जानता हूं, लेकिन हमें यह रोकना होगा कि कोई और ऐसा न बने। दोनों जानते थे उन्हें तेजी से काम करना होगा। क्या पता चला कि यह इतनी जल्दी क्यों बदला? मेजर ने पूछा। नहीं, शायद डीएनए से जुड़ा कुछ था, लेकिन कम से कम सीरम हमें इससे मिल गया, सिलियन ने जवाब दिया। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हाइस अपनी डेस्क पर बैठा था। उसका दिमाग लगातार मिसिंग ट्रियो के ख्यालों से भरा हुआ था। लोगन, कॉनल और ओरसन तीनों बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो चुके थे, और उनके परिवारों ने सच्चाई पता करने के लिए हेस को हायर किया था। उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे रेड पैलेस के एक स्टूडेंट एरिक तक ले आई थी, और आज आखिरकार वह उस आदमी से मिलने वाला था। हेस अपनी कुर्सी से उठा और बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उसे रेड पैलेस से एरिक को इंटरोगेट करने की परमिशन मिल चुकी थी, और वह जानता था कि उसे जल्दी करनी होगी। टाइम और बर्बाद नहीं किया जा सकता था। उसने एक कैब रोकी, अंदर बैठा
और ड्राइवर को रेड पैलेस का एड्रेस बता दिया। कैब जैसे जैसे न्यू अलेक्जेंड्रिया की बिजी स्ट्रीट से गुजर रही थी, सीनरी बदलने लगी। ऊंची ऊंची स्काईस्क्रेपर्स धीरे धीरे मॉडेस्ट कमर्शियल बिल्डिंग्स और ऑफिसेज में बदल गई, और कुछ ही देर बाद कैब शहर की सबसे ऊंची इमारत रेड पैलेस के सामने रुक गई। रेड पैलेस एक ब्रेथ टेकिंग साइट था। पूरा बिल्डिंग लाल कांच से बना हुआ था जो धूप में चमक रहा था। उसके चारों तरफ एक बड़ा गार्डन फैला हुआ था, पेड़, फूल और छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स के साथ। ये पैलेस पावर और वेल्थ का सिंबल था, और यहां सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट लोग ही एंट्री पा सकते थे। कैब से उतरते हुए हेस को एक पल के लिए ऑ महसूस हुआ, लेकिन वो फीलिंग जल्दी ही डिस्गस्ट में बदल गई, उन लोगों के लिए जो यहां काम करते और पढ़ते थे। एंट्रेंस पर एक सख्त चेहरा वाला गार्ड खड़ा था। उसने हेस से आइडेंटिफिकेशन मांगी। हेस ने अपने क्रेडेंशियल्स दिखाए। गार्ड ने चेक किया और फिर उसे अंदर जाने दिया। जैसे जैसे हेस कॉरिडोर से गुजरता गया, वह फैसिलिटी की ऑपुलेंस देखकर हैरान रह गया। फर्श पॉलिश्ड मार्बल के थे और दीवारों पर पेंटिंग्स और टैपेस्ट्री सजी हुई थी। पैलेस स्टूडेंट्स से भरा था, हर कोई अपनी स्टडीज में डूबा हुआ। हेस के दिल में हल्की सी एनवी उठी। इतनी बेहतरीन एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज। दे डोंट डिजर्व ऑल ऑफ दिस, उसने मन ही मन सोचा। वह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक उसके कंधे पर हल्की सी टैप हुई। उसने पलटकर देखा। रेड पैलेस की रिसेप्शनिस्ट अमेंडा स्मिथ उसके पीछे खड़ी थी, पूरी तरह प्रोफेशनल लुक के साथ। वेलकम मिस्टर हेस, मुझे कहा गया है कि मैं आपको उस रूम तक ले जाऊं जहां इंटरव्यू होगा, लेकिन उससे पहले मुझे पूछना पड़ेगा, क्या आपके पास कोई वेपन है? अमेंडा ने पोलाइटली मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, हेस ने जवाब दिया। अमेंडा ने समझदारी से सिर हिलाया और टॉपिक बदल दिया ताकि हेस अनकंफर्टेबल न हो। वह जानती थी कि बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना जरूरी है। गुड, देन प्लीज फॉलो मी। हेस उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कॉरिडोर्स का प्राइमरी कलर रेड था। चलते हुए वह पैलेस की ग्रैंडर और हर स्टोन, हर टाइल से झलकती हिस्ट्री और ट्रेडिशन को महसूस कर सकता था। उसे हैरानी हो रही थी कि ये लोग सिर्फ कॉरिडोर्स पर ही कितना पैसा वेस्ट कर देते हैं। चलते चलते अमेंडा ने उससे पूछा, मे आई आस्क व्हाट ब्रिंग्स यू टू द रेड पैलेस? और आप मिस्टर रोमानो से क्यों मिलना चाहते हैं? हेस एक पल के लिए रुका, फिर बोला, यह एक प्राइवेट मैटर है। मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी बोल्ड होंगी किसी सिटीजन के पर्सनल इशू के बारे में पूछें। अमांडा का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। हेस समझ गया कि उसे उसका जवाब पसंद नहीं आया। आई डिडंट वांट टू ऑफेंड यू मिस्टर हेस, अमांडा ने संभल कर कहा। मैं प्राइवेसी की जरूरत समझती हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेड पैलेस ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी को बहुत महत्व देता है। अगर आप कुछ बता सकते हैं तो हम अप्रिशिएट करेंगे। अल्टीमेटली ट्रूथ सामने आ ही जाता है, और रेड पैलेस उसे जान लेता है। उसके मन में सवाल उठा, क्या रेड पैलेस को एरिक के बारे में कुछ पता है? शायद नहीं। और वैसे भी तीनों बच्चे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। जब वे एक छोटे से रूम के सामने पहुंचे, हाइस ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि इस होली इंस्टीट्यूशन में उसे बहुत संभल कर चलना होगा। वह अंदर गया, एक डेस्क के सामने बैठ गया और एरिक के आने का इंतजार करने लगा, घड़ी की टिकिंग आवाज के साथ। एरिक अपने बेड के किनारे बैठा था, घबराहट में अपने शू लेसेस बांधते हुए। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से मिलने के लिए क्यों बुलाया गया है, लेकिन उसका गट फीलिंग कह रहा था कि इसका कनेक्शन लोगन, कोनल, ऑर्सन या नेथानियल की मौत से है। आखिर कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उसी वजह से उससे मिलना चाहेगा। उसने सोचा था कि वह केयरफुल रहा है, उसने अपने ट्रैक्स कवर कर लिए हैं, लेकिन अब पकड़े जाने का डर उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसने बहुत मेहनत की थी ताकि कोई उसे उन तीनों लड़कों की मौत से जोड़ न सके। बॉडीज डिस्पोज कर दी थी, सारे एविडेंस मिटा दिए थे, और फॉल्स लीड्स भी प्लांट की थी ताकि कोई उसके पीछे ना आ सके। फिर भी इन्वेस्टिगेटर से मिलने का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसने कोई छोटी सी गलती तो नहीं छोड़ दी। वह खुद को बार बार समझा रहा था कि सब कुछ परफेक्टली क्लीन है, लेकिन डर किसी परसिस्टेंट इच की तरह बना हुआ था। रेड पैलेस यूनिफॉर्म पहनते हुए एरिक ने गहरी सांस ली और अपने रेसिंग हार्ट को शांत करने की कोशिश की। उसे कॉम और कंपोज दिखना था। किसी भी हाल में वह यही नहीं दिखा सकता था कि उसके पास कुछ छुपाने को है। मिरर में आखिरी नजर डालकर वह डॉर्म रूम से बाहर निकल गया, आने वाले कन्फ्रंटेशन के लिए खुद को मेंटली तैयार करते हुए। एलिवेटर में घुसते ही उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया।
उसका दिमाग लगातार सिनेरियोज बना रहा था। इन्वेस्टिगेटर क्या पूछेगा और वह क्या जवाब देगा। वह जानता था कि कुछ बातों पर वह झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं बता सकता। उसकी कहानी मर्डर्स के टाइमलाइन से मैच करनी चाहिए थी। उसे एज पर चलना था, इतनी इंफॉर्मेशन देना कि क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन शक पैदा न हो। एलिवेटर के डोर्स खुले, हॉलवे में कदम रखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टाइड्स का सामना करते वक्त भी वह इतना नर्वस नहीं था। कम से कम उसके पास कंट्रोल होता था। उसने गहरी सांस ली और मीटिंग रूम की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह रूम के सामने खड़ा था। एक आखिरी डीप ब्रेथ लेकर उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। वहां एक छोटी टेबल के पास प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बैठा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वह काफी लंबा और दुबला पतला था, लंबे आर्म्स और लेग्स के साथ। एरिक ने जितना सोचा था वह उससे ज्यादा उम्रदराज लग रहा था। स्क्रफी बियर्ड और घुंघराले ग्रे बाल उसके कानों तक लटक रहे थे। जैसे ही एरिक पास पहुंचा, इन्वेस्टिगेटर ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी गहरी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे आत्मा के अंदर तक झांक रही हों। वह फेडेड ब्राउन सूट पहने था, जो साफ बता रहा था कि उसके अच्छे दिन निकल चुके हैं, और स्कफ्ड अप बूट्स जिन्होंने बहुत पेवमेंट देखी थी। एरिक को हैरानी हुई कि इतनी गर्मी में भी वह ऐसे कपड़े कैसे पहन सकता है। उसकी हालत देखकर कोई भी उसे होमलेस समझ ले। लेकिन इस स्क्रफी लुक के बावजूद उसमें एक नेचुरल अथॉरिटी और शार्प विटेडनेस थी, जिसने एरिक को सीधा बैठने पर मजबूर कर दिया। साफ था, यह आदमी लाइफ के कई डार्क कॉर्नर्स देख चुका है। मिस्टर रोमनो, आई प्रिज्यूम? इन्वेस्टिगेटर ने भारी ग्रेवली आवाज में कहा। एरिक ने सिर हिलाया। उसके गले में अजीब सी गांठ बन गई थी। यह उसका पहला इंटेरोगेशन था। प्लीज हैव अ सीट, इन्वेस्टिगेटर ने सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा किया। आई एम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हेस। मुझे लोगन, कोनल और ओरसन के फैमिलीज ने हायर किया है, यह पता लगाने के लिए कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ। और मेरी जानकारी के मुताबिक आपका उन तीनों के साथ काफी पुराना हिस्ट्री रहा है। एरिक ने मुश्किल से निगलते हुए सांस ली। माथे पर ठंडा पसीना उभर आया। वह जान गया, यह मीटिंग लंबी और बेहद मुश्किल होने वाली थी। जैसे ही एरिक कमरे में दाखिल हुआ और सामने टेबल पर बैठे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इन्वेस्टिगेटर की पैनी नजर सीधे उसी पर टिकी हुई थी। एरिक कुर्सी पर बैठा, उसके माथे से पसीने की एक बूंद नीचे की तरफ फिसल गई। मिस्टर रोमनो, आई प्रिज्यूम? इन्वेस्टिगेटर ने गहरी, भारी आवाज में कहा। एरिक ने सिर हिलाया। वह खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि बोल भी पाएगा। आई एम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हाइस। मुझे लोगन रीड, कोनल प्राइस और ओरसन स्मिथ के डिसअपीयरेंसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए हायर किया गया है, और मुझे लगता है कि आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमारी मदद कर सके। एरिक का मुंह सूख गया। उसने कॉम रहने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। उसका सबसे बुरा डर सच हो गया था। यह आदमी यहां उन्हीं तीन मदरफकर्स के गायब होने की वजह से बैठा था। गुड मॉर्निंग प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हेस, एरिक ने कहा। मैं जो भी आपकी मदद के लिए कर सकता हूं, जरूर करूंगा, उसने फेक स्माइल के साथ जोड़ा। हेस ने सिर हिलाया। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे बस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। पूछिए, एरिक ने कहा। मेरी इन्वेस्टिगेशन से साफ हुआ है कि आपका उन तीनों के साथ एक अजीब लेकिन स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या थी, और क्या आपको उनके डिसअपीयरेंस के बारे में कुछ पता है? हैइस ने पूछा। वह देखना चाहता था कि एरिक कितना सच बोलेगा। हम दोस्त नहीं थे, अगर आप यही इंप्लाई कर रहे हैं, एरिक ने जवाब दिया, और मुझे उनके गायब होने के बारे में कुछ नहीं पता। उसकी आवाज स्टेडी थी, लेकिन अंदर से वह कांप रहा था। हेइस आगे झुका। उसकी आंखें एरिक की आंखों में गड़ी हुई थीं। मुझे शक नहीं है कि आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, लेकिन किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हेल्पफुल हो सकती है, हेइस ने कहा। हालांकि वह अंदर से पूरी तरह मान चुका था कि एरिक ने ही उन्हें मारा है। एग्जाम्पल के लिए, आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा था? उसका टोन साफ बता रहा था कि वह एरिक की कहानी खरीद नहीं रहा। एरिक जानता था कि उसे हर शब्द सोच समझकर बोलना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको पहले से पता होगा कि कोनेल, लोगन और ओरसन ने मेरे साथ क्या किया था। मेरा मतलब है, आप यहां आए ही नहीं हो सकते बिना किसी से यह पूछे, उसने शांत रहते हुए कहा। हाँ, यह सच है। मुझे पता है कि उन्होंने आपके साथ काफी बुरा किया। इसी वजह से मैं यहां हूं। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं उनकी मौत में आपका कोई हाथ तो नहीं।
एरिक को हैस की सीधी बात सुनकर झटका लगा। इसका मतलब साफ था, वह उस पर शक कर रहा था। उसका दिमाग तेजी से कोई ऐसा एलिबाई ढूंढने लगा जो स्क्रूटनी में टिक सके। हैस कुर्सी से पीछे झुक गया, एरिक को ध्यान से देखते हुए। तो मैं सवाल फिर से पूछता हूं, हैस ने कहा। जिस दिन वे गायब हुए, क्या आपको पता है उन्होंने क्या किया था? क्या आपने उन्हें स्कूल में या कहीं और देखा? एरिक ने हल्की सी सांस छोड़ी। मैंने उन्हें एंट्रेंस पर अराउंड 8:30 देखा था, उसने कहा। लेकिन फिर मैं जल्दी से क्लास में चला गया, इसलिए उसके बाद उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता। उसकी आवाज मजबूत थी, लेकिन उसकी आत्मा कांप रही थी। हैस ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया और नोटबुक में कुछ लिख लिया। वेरी वेल मिस्टर रोमनो, लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, अगर मुझे पता चला कि आप झूठ बोल रहे हैं या इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एंड बिलीव मी, मैं सच जरूर ढूंढ निकालूंगा। रेड पैलेस भले ही एक क्लोज्ड इंस्टीट्यूशन हो, लेकिन कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। हैस ने गला साफ किया और अगला सवाल पूछा। आपके रिलेशनशिप को देखते हुए, क्या कभी लोगन, कोनल या ऑर्सन के साथ आपका कोई ऑल्टरकेशन हुआ था? एरिक ने सिर हिलाया। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। कैफेटेरिया की फाइट तो बहुत लोगों ने देखी थी। एक बार, उसने कहा। मुझे यकीन है आपको इसके बारे में पता होगा। कैफेटेरिया में एक फाइट हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, वे मुझे बुली करते थे, लेकिन उस दिन से पहले मैंने कभी फाइट बैक नहीं किया था। हेस ने फिर से कुछ लिखा। वे आपके साथ एग्जैक्टली क्या करते थे? बुलिंग कैसी थी? अगर आप चाहें तो हम टॉपिक बदल सकते हैं। नहीं, नहीं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, एरिक ने कहा। उसने परेशान सा लुक बनाया और डेस्क की तरफ देखते हुए बोला। वे मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे धक्का देते थे और कभी-कभी मेरी चीजें भी चुरा लेते थे। लेकिन सबसे ज्यादा वे मुझे पीटते थे। यह बिल्कुल भी प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था। हैस ने सिर हिलाया। क्या आपने कभी किसी को इस बुलिंग के बारे में बताया? एरिक एक पल रुका। दूसरे स्टूडेंट्स जानते थे, अक्सर वे वहीं होते थे। लेकिन मैंने टीचर्स को कुछ नहीं बताया। मुझे लगा इससे हालात और बिगड़ेंगे। हेस ने भौं उठाई। तो आपने सब अपने अंदर ही रखा? हाँ, एरिक ने कहा। हेस ने एक और नोट बनाया। क्या कभी ऐसा समय आया जब आप उनसे बदला लेना चाहते थे? यह सवाल एरिक को अजीब लगा। कोई भी ऐसा चाहेगा। अगर वह नहीं कहता तो शक और बढ़ता। इसलिए उसने आधा सच बोला। जरूर, एरिक ने कहा। मेरी तरह और भी बहुत से किड्स थे। आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन भले ही मुझे बुली किया गया हो, मैंने कभी वेंजेंस फील नहीं की। अगर आप यही पूछ रहे हैं, जो हो चुका था वह हो चुका था। कैफेटेरिया वाली फाइट के बाद उन्होंने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। यह भी एक और झूठ था। आर यू टेलिंग मी द ट्रूथ, एरिक? एरिक ने उसकी आंखों में सीधा देखा। यस, आई एम। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनका डिसअपियरेंस मेरे कारण नहीं हुआ। ऑलराइट, बूढ़े इन्वेस्टिगेटर ने कहा, नजर हटाए बिना। फिर वह फिर से आगे झुका। अब बताइए, जिस दिन वे गायब हुए, स्कूल खत्म होने के बाद आपने क्या किया? एरिक ने जोर से निगला। उसका दिल छाती में धड़क रहा था। यही वह सवाल था जिससे वह डर रहा था। मिस्टर फॉक्स के फार्म तक पहुंचने से पहले का टाइम उसका कोई एलिबाई नहीं था, और फार्म पर भी कोई गवाह नहीं था। उसका पुराना एम्प्लॉयर मर चुका था। मैं रोज की तरह मिस्टर फॉक्स के फार्म गया था काम करने, उसने स्टेडी आवाज में कहा। हैस ने भौं उठाई। और आप वहां किस टाइम पहुंचे? अराउंड 1400, एरिक ने कहा। मैं कैब से गया था। वह जानता था कि ट्रेन स्टेशन का जिक्र नहीं कर सकता। उस समय उसने कैमरास बंद नहीं करवाई थी। क्या आपको कैब का आइडेंटिफिकेशन नंबर याद है? हैस ने पूछा। नहीं, एरिक ने कहा। मुझे जल्दी थी, कैब आई और मैं बिना देखे अंदर बैठ गया। हैस ने धीरे से सिर हिलाया। एरिक समझ गया, वह सैटिस्फाइड नहीं था। इन्वेस्टिगेटर की आंखें उसे भेद रही थीं, और एरिक के माथे पर फिर से ठंडा पसीना आ गया। क्या उसे लगता है मैंने उन्हें मारा? क्या उसे सच पता है? हेस ने गहरी सांस ली और फिर आगे झुककर कहा, अब एरिक, फार्म से काम खत्म करने के बाद आपने क्या किया? मैं ट्रेन से वापस स्कूल गया, एरिक ने कहा। मुझे 1800 तक ट्रेनिंग के लिए वापस पहुंचना था। हेस ने भौं उठाई। और फार्म से आप किस टाइम निकले? अराउंड 1700, एरिक ने जवाब दिया। क्या कोई कंफर्म कर सकता है कि आप उस शाम ट्रेनिंग के लिए स्कूल में थे? हाँ, एरिक ने कहा। उसे थोड़ी उम्मीद महसूस हुई। मेरे टीचर और ट्रेनिंग पार्टनर्स कंफर्म कर सकते हैं। ट्रेनिंग सेशन काफी टफ थी और सब लोग वहां थे। हैस ने सोचते हुए सिर हिलाया। आई सी।
ट्रेनिंग के बाद क्या आपका उन 3 मिसिंग किड्स से कोई कांटेक्ट हुआ? एरिक ने, नहीं। ट्रेनिंग के बाद मैं सीधे होम चला गया। जैसा मैंने कहा, मैंने उन्हें सिर्फ सुबह ब्रीफली देखा था। उसके बाद न देखा, न सुना। तभी हैस ने अपनी पॉकेट से एक फोटो निकाली और एरिक के सामने रख दी। फोटो में लोगन, कोनल और ओरसन ट्रेन स्टेशन के एलिवेटर से बाहर आते दिख रहे थे और सामने एक मास्क्ड किड खड़ा था जिसने थॉर्नटन हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। क्या आप इस मास्क्ड किड को पहचानते हैं? हैस ने एरिक के चेहरे पर नजर टिकाए हुए पूछा। एरिक ने कुछ सेकंड्स फोटो देखी, फिर सिर हिला दिया। आई एम सॉरी, मैं उसे नहीं जानता। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। अंदर से वह पैनिक कर रहा था। हेस के पास स्टेशन की रिकॉर्डिंग्स जरूर होंगी। कैमरा बंद न करना एक रुकी मिस्टेक था जो उसे भारी पड़ सकता था। हेस ने बिना एक्सप्रेशन बदले सिर हिलाया। क्या कोई ऐसा है जो इसे पहचान सकता हो? कोई जिसने इसे लोगन, कोनल या ऑर्सन के साथ देखा हो? एरिक ने फेक सोचते हुए फिर से सिर हिलाया। अभी दिमाग में कोई नहीं आ रहा, लेकिन मैं पूछताछ कर सकता हूं। हेस ने फिर से नोटबुक में कुछ लिखा और एरिक की तरफ देखा। ये कॉन्वर्सेशन अभी खत्म होने वाली नहीं थी। इन्वेस्टिगेटर के मन में बहुत सी बातें थीं जो वह जानना चाहता था, लेकिन कोनल, लोगन और ऑर्सन के मामले में फिलहाल उससे एरिक से पूछने के लिए और कुछ नहीं बचा था। अब बस यही देखना था कि एरिक जो कह रहा है वह सच साबित होता है या नहीं। अगर नहीं, तो अंजाम साफ था। इन्वेस्टिगेटर एरिक के सामने बैठा था। उसकी नजर उसके चेहरे पर टिकी हुई थी, हर छोटी एक्सप्रेशन, हर हल्की सी हरकत को पढ़ने की कोशिश करता हुआ। मैंने ये भी सुना है कि तुम्हें हाल ही में नथानियल नाम के एक लड़के से कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। एरिक थोड़ा चौंक गया। हाँ, उसने कहा। केयर टू शेयर द स्टोरी? हैस ने पूछा। ज्यादा कुछ खास नहीं है, एरिक ने जवाब दिया। हमारी इनर रैंक फाइट चल रही थी और जब उसे लगा कि वह हार रहा है तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। लकीली मैं इतना स्ट्रांग था कि खुद को प्रोटेक्ट कर सका, वरना मुझे नहीं पता क्या हो जाता। हेस ने आंखें सिकोड़ ली। ये लड़का तो लोगन, कोनल और ऑर्सन से भी वर्स लगता है। उसके बारे में और बताओ। एरिक अपनी सीट पर असहज हो गया। साफ था, यह आदमी नथानियल की मौत में उसका हाथ मान रहा था या कम से कम शक तो कर ही रहा था। नथानियल के साथ हुई मुठभेड़ की यादें उसके दिमाग में उमड़ आई। सिस्टम की इंटरवेंशन ने उसे कॉम रखा, वरना वह शायद लड़खड़ा जाता। नथानियल एक ट्रबल्ड इंसान था, एरिक ने कहना शुरू किया। वह पावर और कंट्रोल को लेकर ऑब्सेस्ड था। हैस आगे झुका। उसकी आंखें एरिक में गड़ी हुई थीं। क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि उसने स्पेसिफिकली तुम्हें ही टारगेट क्यों किया? एरिक ने एक पल सोचा। मुझे लगता है वह ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं उससे बेटर हो गया हूं। उसने आखिरकार कहा। और रूमर्स भी थे कि नथानियल कुछ शेडी डीलिंग्स में इन्वॉल्व था, कि उसका पिता माम्बास का लीडर है, वगैरह। हेस ने नोटबुक में नोट्स बनाते हुए सिर हिलाया। और उसके बाद क्या हुआ जब उसने तुम्हें मारने की कोशिश की? एरिक ने सांस छोड़ी। मैंने फाइट जीत ली और रूम छोड़ दिया। उस दिन की रिकॉर्डिंग्स होंगी। उसके बाद नथानियल गायब हो गया। बाद में मुझे पता चला कि प्रिंसिपल वैन डाइक ने उसे रेड पैलेस से किक आउट कर दिया। हाइस कुर्सी से पीछे टिक गया, उंगलियां आपस में जोड़ते हुए। तुम्हें पता है कि वह मर गया? उसने पूछा। हाँ, एरिक ने कहा। अपेरेंटली थाइड्स ने मारा। अपेरेंटली? हाइस ने दोहराया। उसका फोन डिस्ट्रॉय हो गया था। तुम्हें यह वियर्ड नहीं लगता? वियर्ड सर? हाँ, हैस ने कहा। थाइड्स का एक ग्रुप उसका सेल फोन क्यों डिस्ट्रॉय करेगा? मुझे नहीं पता, शायद एक्सीडेंट से? एरिक ने अनजान बनते हुए कहा। मे बी। क्या तुम्हें पता है कि नथानियल जब मरा तो वह अकेला नहीं था? पुलिस ऐसा मानती है। एरिक ने फिर से फेक सरप्राइज दिखाया। मैंने ये कभी नहीं सुना। आई एम रियली सॉरी। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? बैटल के रेमनेंट्स मिले थे और 5 किड्स के कपड़े हैं, इसने कहा। कम से कम 5 लोग थे। रियली? ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, एरिक ने कहा। यह बात बाहर क्यों नहीं आई? पुलिस ने इसे अंडर रैप्स रखा, हैस बोला। बॉडीज ऑलमोस्ट पूरी तरह ईटन थी। फोन्स डिस्ट्रॉय थे, कपड़े फटे हुए। नथानियल की बॉडी के पास ही मिले। अनदर वियर्ड कोइंसिडेंस। वह एरिक के चेहरे को ध्यान से पढ़ रहा था। एरिक ने सिर हिलाया, डिसबिलीफ दिखाते हुए। दैट्स हॉरिफिक, उसने कहा, जैसे उसकी रूह कांप गई हो। पुलिस को पता है कि किस टाइप के थाइड्स ने उन्हें मारा? हैस ने कंधे उचका दिए। श्योर नहीं है। वहां बहुत से थाइड्स की बॉडीज थीं। शायद किड्स ने सर्वाइव करने की कोशिश की थी।
उसी पल एरिक का दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या वह सच में हैस को कन्विंस कर पा रहा था? इन्वेस्टिगेटर पुलिस में नहीं था, फिर भी वह हालात के बारे में हैरान करने वाली जानकारी रखता था। आपको क्या लगता है? एरिक ने पूछा। नेथानियल और बाकी लोग शेल्टर के बाहर क्यों गए होंगे? कोई रीजन तो रहा होगा, राइट? यही तो मैं समझना चाहता हूं और इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूं। अब एरिक ने भौं उठाई। लेकिन मुझे ये क्यों पता होगा? कम ऑन एरिक, हेस ने कहा। आई थॉट यू वर स्मार्टर देन दिस। सीरियसली, मुझे कुछ नहीं पता, एरिक बोला। नेथानियल और मैं फ्रेंड्स नहीं थे। एग्जैक्टली यही रीजन है इसने कहा और खड़ा होकर कमरे में टहलने लगा। मेरी ओपिनियन में जो तुमने कंफर्म किया है उसके आधार पर यह पॉसिबल है कि नेथानियल और बाकी लोग किसी वजह से तुम्हारे पीछे आए हो, रिवेंज या कुछ और इसी ने उन्हें बाहर जाने पर मजबूर किया। एरिक ने धीरे से सिर हिलाया। शेल्टर से बाहर निकलकर मुझे पकड़ने आना तो टोटली मेस्ड अप होता, उसने कहा। वे क्या अचीव करना चाहते थे? हंड्रेड्स ऑफ लोगों के सामने मुझे मारना? लेकिन तुम खुद शेल्टर के अंदर नहीं थे, ने अचानक कहा। एरिक थोड़ा चौंका। वह मेरी चॉइस नहीं थी, उसने कहा। और वैसे भी उन्हें यह कैसे पता चलता? ब्लर्ड अर्थ का येलो पैलेस पर अटैक और फॉल्टी वेंटिलेशन, ये सब कितनी अनलाइकली पॉसिबिलिटीज थी? हेस ने नोट बनाया। आई नो, मैं तुम्हें अक्यूज नहीं कर रहा, उसने कहा। बस चीजें एड अप नहीं हो रही। एरिक कुर्सी से पीछे झुका, आर्म्स क्रॉस करते हुए। मैं साफ कहना चाहूं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, उसने दृढ़ता से कहा। और मुझे कोई वजह समझ नहीं आती कि वे ऐसा क्यों करते। नेथानियल एक बेहद एराटिक इंसान था। हाइस ने उसे कुछ देर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। आई बिलीव यू, उसने कहा, झूठ बोलते हुए। लगता है मुझे जो जानना था वह मिल गया, हाइस ने कहा। थैंक यू फॉर योर टाइम, मिस्टर रोमानो। यूर वेलकम सर, एरिक ने कहा। अगर मैं किसी और तरह से मदद कर सकूं तो प्लीज बताइए। आई विल। इन्वेस्टिगेटर कमरे से बाहर निकल गया और एरिक अकेला रह गया, घटनाओं के इस अजीब मोड़ पर सोचता हुआ। उसे पूरा यकीन था कि हेस ने उस पर भरोसा नहीं किया, शायद इसी वजह से वह यहां तक आया था। और समस्या यह भी थी कि हेस को शक सिर्फ लोगन, कोनेल और ओर्सन की मौत पर ही नहीं, नेथानियल की मौत पर भी था। जब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हाइस अपने ऑफिस वापस पहुंचा तो एरिक से हुई इंटेरोगेशन उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। एरिक शांत था, कंपोज था, उसने अपने कार्ड्स अच्छे से खेले थे। लेकिन फिर भी हाइस को लग रहा था कि वह समहाउ चारों किड्स की मौत में इन्वॉल्व्ड है। कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था, लेकिन पजल के पीसेस धीरे धीरे जुड़ रहे थे। नेथानियल को रेड पैलेस से निकाला गया और थोड़े समय बाद वह और अराउंड 5 और किड्स डेड मिले, टाइड्स द्वारा फाड़े और खाए हुए। एरिक का नेथानियल से क्लैश हुआ था और रूमर्स थे कि नेथानियल शेडी कामों में इन्वॉल्व था। हाइस जानता था कि उसे सावधान रहना होगा। बिना प्रूफ के वह एरिक पर आरोप नहीं लगा सकता था। उसे और इंफॉर्मेशन चाहिए थी और लोगों से बात करनी थी और शायद एरिक से एक बार फिर इंटेरोगेशन करनी पड़े। ऑफिस पहुंचकर वह अपनी चेयर पर बैठ गया, नोट्स देखने लगा। उसके पेट में एक अजीब सी सिंकिंग फीलिंग थी। वह यह काम बहुत सालों से कर रहा था और उसे पता था कि कोई कब झूठ बोल रहा है। और एरिक अपनी पूरी शांति के बावजूद झूठ बोल रहा था। हेस ने थकी हुई आंखें मली और गहरी सांस ली। यह केस उस पर भारी पड़ने लगा था। उसने भयानक क्राइम्स देखे थे, लेकिन बच्चों की ऐसी मौतें उसे अंदर तक हिला रही थी। उसने कंप्यूटर पर एरिक की फाइल खोली। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल किड। लेकिन हेज जानता था अपीयरेंसेस डिसेप्टिव होती हैं। वह चेयर से पीछे टिक गया, सीलिंग को देखते हुए। उसे एरिक तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उसे स्लिप कराना होगा, ईगो या एलिबाई की किसी कमजोरी को पकड़ना होगा। सच बाहर लाने के लिए वह जो भी करना पड़े करेगा।